एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। जो मैंने पिछली वीडियो की बैरिस्टर शादाब अकबर के हवाले से, जो मेरी सेकंड वीडियो थी, उसके ऊपर मैंने देखा बहुत से कमेंट्स से कम 10-15-20% कमेंट्स इस किस्म के थे जो लोग जस्टिफाई, वो मेरा ख्याल है कोई हमारी शरीफ जरदारी आसिम रजीन के कुछ एम्प्लॉइज़ वहाँ पे आ गए और वहाँ पे उन्होंने कम से कम 10% ऐसे कमेंट्स थे जिन्होंने सम और दी अदर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि या तो कहा कि बैरिस्टर शादाब अकबर के साथ हुआ ही नहीं, या कहा कि ठीक ही हुआ है, या उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो होने दे रही है तो वो भी उनका मजबूरी है या उनकी एक रियलिज्म है। उसमें से एक जो कमेंट था वो मैंने भी ढूंढने की कोशिश की। मेरा कोशिश था कि मैं पढ़ के आपको सुनाता, क्योंकि मैंने पहले उसका जवाब भी दिया था। मुझे लगा कि वो कोई या तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं या बहुत ज़्यादा आर्मी से हमदर्दी रखते हैं। तो बहरहाल उन्होंने वहाँ पे कमेंट लिखा जिसमें वो कमेंट इस चीज़ का जवाब दे रहे थे कि मैंने अपनी इस वीलॉग के अंदर ये कहा था कि बरतानिया का जो दारोमदार है उसके कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के रिलेशनशिप पे वो बहुत बढ़ गया है ब्रेक्सिट के बाद। बिकॉज ब्रेक्सिट तक, जब तक ब्रेक्सिट नहीं हुआ था, ब्रिटेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट की 3 मेजर पावर्स में भी था, अलॉन्ग विद फ्रांस एंड जर्मनी, और फिर सेकेंडरी पावर्स आती हैं जिसमें इटली और स्पेन आते हैं। लेकिन जब ब्रिटेन वहाँ से निकला है तो ब्रिटेन के कद में और ब्रिटेन के असर और रसूख में और उसकी पावर प्रोजेक्शन में कमी आ गई है। तो उसकी जो रिलायंस है वो कॉमनवेल्थ अपने ब्लॉक के ऊपर पहले से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कॉमनवेल्थ हमेशा इंपॉर्टेंट रहा ब्रिटेन के लिए, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इसलिए पाकिस्तान की स्पेस में बरतानिया के साथ जो है प्ले करने में किसी हद तक इजाफा हो गया। मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इससे नहीं एग्री करता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी लेवल पे पाकिस्तान को ये कहा है कि आप 2-4 लोगों को यहाँ पर ठोक दें, डिसिडेंट्स को, तो फ़र्क हमें नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि पाकिस्तान की स्पेस में, पाकिस्तान की एजेंसीज़ की स्पेस में इजाफा हो गया। इन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि अगर हम छोटी मोटी वारदातें कर लें, ये कत्ल नहीं करेंगे वहाँ पे, लेकिन अगर हम ठोक वोक दें, इस किस्म की चीज़ें कर दें असॉल्ट बैटरी में, तो हम इसको मैनेज कर लेंगे और इससे कोई बहुत ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि कॉन्ट्री टू दिस, कनाडा इस पर रिएक्ट करेगा, जर्मनी रिएक्ट करेगा, फ्रांस रिएक्ट करेगा, यूएस रिएक्ट करेगा, कोई और कंट्री होगा रिएक्ट करेगा, रशिया होगा तो बहुत रिएक्ट करेगा, लेकिन ब्रिटेन, इनको लगता है कि इतना ज़्यादा इस स्टेज के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा। तो मुझे एक साहब थे जिनका नाम तो खैर मुझे पता भी होता तो मैं ना लेता, लेकिन इस वक्त मेरे पास उनका है नहीं है सामने कमेंट। उन्होंने उसका एक लंबा चौड़ा जवाब लिखा जिसमें कहा कि आपके मफलर तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कोई डॉट कनेक्टिंग वगैरह आपकी नहीं थी, और असल में जो ये है अपना कॉमनवेल्थ वो मैटर नहीं करता। पाकिस्तान के साथ एक बड़ा स्पेशल किस्म का ब्रिटेन का रिलेशनशिप है। और जब मैंने उनका वो सारा पढ़ा तो मुझे लगा कि उन्होंने कोई किसी वेबसाइट से जाके चीज़ें निकाली थी, बिकॉज एक की टर्म की वजह से वो पकड़े गए। बीच में उन्होंने लिखा कि ब्रिटेन ऑल्सो रिलाइज फॉर, ब्रिटेन का जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी है, और उसके लिए ब्रिटेन की बड़ी डिपेंडेंस। तो मुझे बड़ी हंसी आई, बिकॉज ये बड़ी एक प्रोफेशनल किस्म की टर्म है, तो उन्होंने किसी वेबसाइट से जाके निकाली होगी। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि जो ईयर्स ऑफ स्टडी होती है और जो गूगल एआई से जाके बंदा थोड़ी देर से कोई चीज़ जाके चेक कर लेता है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब ओवर द ईयर्स ग्रेजुअली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें एक पुख्तगी होती है, उसके अंदर इमेच्योरिटी नहीं होती। जब आप जाके गूगल से किसी चीज़ को चेक कर लेते हैं, वहाँ से पॉइंट्स आके लिख लेते हैं, जैसे लोग आजकल एआई से सभी बंदे बड़ी अच्छी अच्छी अंग्रेजी लिख रहे हैं, तो उसमें एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का ब्लॉक है वो ब्रिटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर गुड रीजंस। सो मच सो कि फ्रीडम एट मिडनाइट जो किताब थी, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेफेरे की जो किताब थी, जो बेसिकली डिक्टेटेड बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी लॉर्ड माउंटबेटन की, उनकी डेथ से पहले, मैं ख्याल 77, 78 या 79 में वो असैसिनेट हो गए थे एक बॉम्ब ब्लास्ट में, IRA ने किया था। लेकिन उससे लास्ट जो गवर्नर जनरल थे अनडिवाइडेड इंडिया के, लेकिन 75, 76 में ये किताब जो है पब्लिश हुई। उस किताब के पहले चैप्टर से जो लॉर्ड माउंटबेटन मेरा ख्याल मार्च 1947 में लैंड करते हैं एज द लास्ट वाइसराय टू डिवाइड इंडिया, इनफैक्ट डिवाइड इंडिया के लिए भेजा गया था उनको, तो उससे लेकर अगले कई चैप्टर्स तक जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उनका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो उनको प्राइम मिनिस्टर एटली थे मेरा ख्याल उस वक्त, उनको दी थी लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन को, कि आपने हिंदुस्तान को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर लेकर आना है। और उस वक्त पंडित नेहरू की पोजीशन ये थी कि हम अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम एक फुली सॉवरन मुल्क बनेंगे, बिकॉज हमारी तो इज्जत पे बड़ा धब्बा लगता है अगर हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में। ये वो ब्लैकमेलिंग चिप थी जिसको पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को राम करने के लिए, उन्हें नचाने के लिए, उनसे अपनी चीज़ें निकालने के लिए, जिसमें कश्मीर और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, गुरदासपुर वाला। ये किताबें आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है
कि लॉर्ड माउंट बैटन वॉज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर बाय पंडित नेहरू एंड कांग्रेस, क्योंकि उन्हें ब्रिटेन ने कहा हुआ था पीछे से, यानी व्हाइट हॉल की ये डिमांड थी, प्राइम मिनिस्टर की और ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड थी कि इंडिया को कॉमनवेल्थ में लेकर आना है. इंडिया वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री. तो कॉमनवेल्थ को ब्रिटेन ने हमेशा अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा. अब ये जो साहब कमेंट कर रहे थे, जिन्होंने गूगल से निकाल के कोई उसमें कमेंट किया है देख के, उनसे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ही सिर्फ ब्रिटेन के लिए मैटर करता है. ऐसा नहीं है. जिस तरह का रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ है, इसी तरह का मिलता जुलता रिलेशनशिप ब्रिटेन का कुछ और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ भी है, जिसमें नाइजीरिया है अफ्रीका के अंदर. साउथ अफ्रीका के साथ मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन डेवलपमेंटल रिलेशनशिप है, ह्यूमन रिलेशनशिप है, और चीज़ों का रिलेशनशिप है. फिर मलेशिया के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और फिर सिंगापुर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. फिर जो पुराने कॉलोनियल रिलेशनशिप है, उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो ऑफ कोर्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ है. लेकिन एक नॉन कॉलोनियल रिलेशनशिप भी है जो जापान के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन का. ब्रिटेन की ऑफ कोर्स जो फॉरेन पॉलिसी की दुनिया है, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुनिया से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. इसके पीछे एक ऐसी ताकत है जिसका 300 साल की हिस्ट्री है, उसको अपनी रिलेशनशिप मैनेज करने आते. और फिर उनका गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी, क्योंकि ये भी उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था जहाँ से उन्होंने लेट 60s में विड्रॉ किया. और जब उन्होंने यहाँ से विड्रॉ किया तो जितने अरब कंट्रीज़ थे ये चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटेन यहाँ से जाए, लेकिन ब्रिटेन ने फॉर इट्स ओन रीजंस यहाँ से विड्रॉ किया. और ब्रिटेन ने इनको एक फ्रेमवर्क दिया जिसको अमूमी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जो पुराने अन्नायान थे उनको क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने ये फ्रेमवर्क दिया था, GCC और पता नहीं किस चीज़ का, या मुत्तहिदा अरब अमारात द्वारा बनी थी. लेकिन उसके पीछे, मतलब जो लोग कहने वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि उसके पीछे भी एक ब्रिटिश विजन था कि इस तरह से इस एरिया को ऑर्गेनाइज कर लें. एज अ रिजल्ट मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, ओमान के साथ, बहरीन के साथ भी ब्रिटेन का एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है. तो पाकिस्तान के साथ भी एक रिलेशनशिप है. अब उसमें उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के साथ रीजनल स्टेबिलिटी भी बड़ी ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग अब ज़रा गूगल का इस्तेमाल करें, वहाँ जाके पढ़ें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी इन ब्रिटिश पॉलिसी, तो आपको पता चलेगा कि जो रीजनल स्टेबिलिटी को ब्रिटेन ने डिफाइन किया है कि खित्ते के अंदर हॉस्टिलिटीज़ रिड्यूस हों, एक्सट्रीमिज्म में कमी हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट को मेडिएट किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े. बिकॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो इसे कहते हैं एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगी. कॉन्फ्लिक्ट और एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा तो साउथ टू नॉर्थ इमिग्रेशन जो है उसमें इजाफा होगा. अगर इंस्टेबिलिटी होगी, इनकम इनइक्वालिटी होगी, बेचैनी होगी, तो तमाम चीज़ें ख़राब होंगी और ब्रिटिश इंटरेस्ट जो है वो मुतासर होंगे इस रीजन से. अब आप देखिए ज़रा, गुज़िश्ता 4 बरस में जो ये 40-42 महीने गुजर गए शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम के, इस खित्ते में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है. आज से अप्रैल 2022 में जब ये रजीम आया था तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में आइडियल रिलेशनशिप थे. पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में भी एक थॉ था. बलूचिस्तान की सूरत हाल इतनी बुरी नहीं थी और पाकिस्तान के अर्सवाइल फाटा और बहुत से और एरियाज जो है वो पैसिफाइड थे. इन गुज़िश्ता 40 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है. ये हिंदुस्तान से जंग कर बैठे हैं, ये अफगानिस्तान से भी हालत जंग में है. बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में इजाफा हुआ है. फाटा जो पैसिफाइड था वहाँ पे एक इंसर्जेंसी शुरू हो गई. पाकिस्तान के मेन प्रोविंसेस में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर बेइंतहा डिससेटिस्फेक्शन पाई जाती है. इनकम इनइक्वालिटी में इजाफा हो गया है. चंद हफ्ते महीने पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि 45% पाकिस्तानी जो हैं वो सतह गुर्बत पे हैं या उससे नीचे हैं. उसका नेट इफेक्ट क्या निकला? उसका नेट इफेक्ट ये निकला है कि पाकिस्तानी सबसे बड़े असाइलम सीकर बन गए हैं. अब से चंद हफ्ते पहले जो रिपोर्ट्स आए थे कि इस साल बरतानिया में गालिबन सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने असाइलम सीख किया. इसी किस्म की सिचुएशन, सबसे बड़ा तो नहीं है पाकिस्तान का फिगर, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर असाइलम सीख कर रहे हैं कि जो इमिग्रेशन अटर्नीज हैं, जो मेरे एक दो जानने वाले हैं, वो हैरान परेशान हैं कि कितना बड़ा फिगर हो गया है पाकिस्तानियों का जो असाइलम सीख कर रहे हैं. वो पाकिस्तान के हालात को कोट कर रहे हैं और उनको धड़ाधड़ असाइलम मिल भी रहा है. बिकॉज जब असाइलम की अथॉरिटीज़, जो भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ फैसला करती हैं या ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जब उनके सामने वकील डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं पाकिस्तान की कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, अदालतों का ये हो रहा है, मारपीट हो रही, गोली चल गई, ये सब कुछ हो रहा है, इनकम इनइक्वालिटी है, तो उनके असाइलम का केस जो है बड़ा मजबूत हो जाता है. तो गूगल से जाके सिर्फ थोड़ी देर पढ़ लेने से और एक ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की बाज़ लोग कोशिश करते हैं. मुझे नाम उनका इस वक्त नज़र नहीं आया, वरना मैं नाम लेके ही उनका बताता. अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है. थैंक यू.